हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम की परिभाषा, उसके उद्देश्य, उसके महत्व, इस सब के बारे में बात की थी। उसका निर्माण किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा की थी। आज हम पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे। पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सीमा नियम की विषय वस्तु कंपनी के प्रकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। अनुसूची 1 की तालिका 1 के अनुसार अंशों द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियम की विषय वस्तु अथवा सीमा नियम के खंड 7 भागों में बटे हुए रहते हैं। नंबर 1, कंपनी का नाम अथवा नाम खंड, नेम क्लॉज, जिसको हम नेम क्लॉज के नाम से जानते हैं। दूसरा, स्थान वाक्य या स्थान या पंजीकृत कार्यालय खंड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तीसरा, कंपनी के उद्देश्य अथवा उद्देश्य वाक्य या उद्देश्य खंड, ऑब्जेक्ट क्लॉज। चौथा, कंपनी के सदस्यों का दायित्व अथवा दायित्व खंड, लायबिलिटी क्लॉज। पांचवा आता है कंपनी की पूंजी या पूंजी खंड, कैपिटल क्लॉज। छठा, अभिदाता खंड, सब्सक्राइबर्स क्लॉज। और सातवां, एकाकी अभिदाता द्वारा नामांकित व्यक्ति का नाम अथवा नामांकन खंड। इस प्रकार से स्पष्ट है कि जो कंटेंट्स हैं, विषय वस्तु है सीमा नियम की, वो कंपनी के प्रकार और प्रकृति पर निर्भर करती है और जो कि आवश्यकता अनुसार इन 7 भागों में बटी हुई रहती है। इन वाक्यों को हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। सबसे पहले हिस्से में कंपनी का नाम अथवा नाम वाक्य या नाम खंड, नेम क्लॉज हम जिसको कहते हैं, जिसमें कंपनी का नाम आता है। दूसरा, उस राज्य का नाम जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाएगा या स्थान या पंजीकृत कार्यालय खंड। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तीसरा वाक्य है, कंपनी के उद्देश्य अथवा उद्देश्य खंड, ऑब्जेक्ट क्लॉज। चौथा आता है कंपनी के सदस्यों का दायित्व या दायित्व खंड, लायबिलिटी क्लॉज। सबसे इंपॉर्टेंट पूंजी किसी भी कंपनी की जान होती है, तो ये पूंजी खंड के नाम से जाना जाता है, कैपिटल क्लॉज। छठा, अभिदाता खंड, अभिदाता सब्सक्राइबर्स क्लॉज। इस खंड में उन सभी व्यक्तियों, अभिदाताओं का नाम, पता, हस्ताक्षर और अन्य विवरण होता है जो कंपनी के प्रथम सदस्य बनना स्वीकार करते हैं तथा उनके नाम के सामने लिखी गई संख्या में कंपनी के अंश क्रय करने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस खंड में हस्ताक्षर के साक्षी का विवरण एवं हस्ताक्षर भी होते हैं। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में अभिदाता खंड में केवल एक ही अभिदाता का नाम, पता, हस्ताक्षर और अन्य विवरण दिया हुआ होता है तथा उस एकाकी अभिदाता द्वारा कंपनी के संपूर्ण अंश क्रय करने की प्रतिज्ञा भी दी हुई होती है। और सातवां और अंतिम खंड आता है एकाकी अभिदाता द्वारा नामांकित व्यक्ति का नाम अथवा नामांकन खंड। यह खंड भी केवल एक व्यक्ति कंपनी के सीमा नियम में ही पाया जाता है। इस खंड में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम उसकी सहमति से लिया जाता है जो कंपनी के एकाकी सदस्य की मृत्यु होने या उसके अनुबंध करने में अयोग्य होने की दशा में कंपनी का सदस्य बनना स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 खंड मेनली हम गिना सकते हैं। आज हम बात करेंगे कंपनी के नाम वाक्य की या नाम खंड की, नेम ऑफ द कंपनी या नेम क्लॉज। कंपनी के सीमा नियम का जो पहला पैराग्राफ है, जो प्रथम खंड है, उसको नाम खंड के रूप में जाना जाता है। इस खंड में कंपनी का नाम लिखा जाता है। सीमा नियम में कंपनी का नाम वही लिखा जाता है जो रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी के पंजीयन के लिए आरक्षित किया गया है। हम पहले देख चुके हैं कि कंपनी के समामेलन के लिए कंपनी को नाम अपना निश्चित करना होता है, तो इस खंड में वही नाम लिखा जाता है जो रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी के पंजीयन के लिए आरक्षित कर लिया जाता है। कंपनी का नाम निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये सबसे
महत्वपूर्ण माना जाता है और यह कंपनी के स्वतंत्र व्यक्तित्व की पहचान कराता है। यह कंपनी के पृथक अस्तित्व का प्रमाण होता है। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को अपने सीमा नियम में अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द अवश्य लिखना होता है। निजी कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ने होते हैं और किंतु यदि कोई कंपनी धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए सम्मिलित कराई गई है तो उसे अपने नाम के साथ इन शब्दों को जोड़ने और लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नाम का आरक्षण किया जाता है। तो नाम के आरक्षण के लिए कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी का पंजीयन करवाना चाहता हो उसे अपनी प्रस्तावित कंपनी के नाम का केंद्रीय पंजीकरण केंद्र के रजिस्ट्रार से आरक्षण रिजर्वेशन करवाना चाहिए। इस हेतु नियमों द्वारा निर्धारित की गई विधि से निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना पड़ता है। आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र में कंपनी का नाम लिखना चाहिए। वह नाम लिखना चाहिए जिस नाम के लिए कंपनी के पंजीयन हेतु वह आरक्षण कराना चाहता है। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार नाम के आरक्षण हेतु आवेदन फॉर्म नंबर INC 1 में निर्धारित शुल्क के साथ करना होता है। केंद्रीय पंजीकरण केंद्र का रजिस्ट्रार इस आवेदन को स्वीकार कर सकता है या निरस्त भी कर सकता है। आवेदन प्राप्त करने के पश्चात केंद्रीय पंजीकरण केंद्र का रजिस्ट्रार आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं एवं प्रलेखों के आधार पर कंपनी के लिए उस नाम को रिजर्व कर देगा, आरक्षित कर देगा। यह आरक्षण आवेदन की तिथि से 60 दिनों तक के लिए किया जा सकता है। आवेदनकर्ता उस आरक्षित नाम से कंपनी का पंजीयन कराने का हकदार होता है। उसका हक उसके द्वारा नाम के आरक्षण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 60 दिनों तक बना रहता है। तो इस प्रकार से कंपनी का नाम निश्चित किया जाता है और उस नाम का आरक्षण भी कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ करवाया जा सकता है। गलत सूचनाओं पर आधारित आरक्षण। कभी कभी गलत सूचनाओं पर जब आरक्षण हो जाता है तो यह ज्ञात होता है कि कंपनी के लिए नाम के आरक्षण हेतु गलत सूचनाएं प्रस्तुत की गई थी तथा आरक्षण गलत सूचनाओं के आधार पर हो गया। तो ऐसी दशा में कुछ परिणाम हो सकते हैं। यदि कंपनी का समामेलन पंजीयन नहीं हुआ है तो कंपनी के लिए नाम का आरक्षण हो जाए, वो निरस्त किया जाएगा। साथ ही नाम आरक्षण हेतु आवेदनकर्ता को 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। दूसरी बात, यदि कंपनी का गलत सूचनाओं के आधार पर आरक्षित नाम से समामेलन हो गया है तो रजिस्ट्रार कुछ कदम उठा सकता है। नंबर 1, साधारण संकल्प पारित कर 3 माह के भीतर नाम में परिवर्तन करने का कंपनी को निर्देश दे सकता है। कंपनियों के रजिस्टर में से कंपनी का नाम हटा सकता है। कंपनी के समापन हेतु याचिका प्रस्तुत कर सकता है। परंतु रजिस्ट्रार को उपयुक्त में से किसी भी कदम को उठाने से पूर्व कंपनी को सुनवाई का एक अवसर अवश्य देना होगा। तो अगर गलत सूचनाओं पर आरक्षण हो जाता है तो रजिस्ट्रार के द्वारा एक्शन लिया जा सकता है। नाम के चयन के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी प्रस्तावित कंपनी के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए किसी भी नाम का चयन कर सकता है। कंपनी के नाम के चयन, उपयोग आदि के संबंध में इस अधिनियम में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है समरूप, आइडेंटिकल या एक ही नाम किसी नाम के सदृश्य या समान होने पर कंपनी का नाम किसी अन्य विद्यमान कंपनी के नाम के समरूप या जैसा ही, एक जैसा ही या उसके सदृश्य या मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। MCA द्वारा अधिसूचित नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि कब कोई नाम समरूप या मिलता जुलता नहीं होगा। दूसरी बात, नाम का उपयोग करना अपराध नहीं बनना। कंपनी का नाम कोई ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए कि उस नाम का उपयोग करना देश के किसी भी कानून के अधीन अपराध करने के समान माना जाता हो। MCA ने अधिसूचित नियमों में यह स्पष्ट किया है कि किसी नाम का उपयोग करना कुछ दशाओं में अपराध कहलाएगा, जिसमें सबसे पहला आता है यदि उस नाम का उपयोग करने से प्रतीक एवं नाम रोकथाम एवं अनुचित प्रयोग अधिनियम
एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो। नंबर 2, यदि यह नाम किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क में सम्मिलित है और उसके स्वामी से उसके उपयोग की अनुमति नहीं ली गई है। और तीसरी बात, यदि उस नाम में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सम्मिलित हैं जो जनता के किसी वर्ग के लिए अपमानजनक या आपत्तिजनक माने जाते हों, तो ऐसा नाम उपयोग नहीं किया जा सकता, और अगर किया जाता है तो वो अपराध माना जाएगा। नाम के संबंध में जो तीसरा प्रावधान है वो अवांछनीय नाम। कंपनी का नाम केंद्रीय सरकार की राय में अवांछनीय, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। धारा 4(2) में यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सरकार ने अधिसूचित नियमों के द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि कुछ दशाओं में कोई नाम अवांछनीय माना जाता है, यानी कि उस नाम को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चौथा प्रावधान ये कहता है कि सरकार के संरक्षण का आभास कराने वाला नाम नहीं होना चाहिए। कंपनी का नाम या कंपनी के नाम में कोई ऐसा शब्द या पद नहीं होना चाहिए जिससे यह आभास हो कि उस कंपनी को सरकार या सरकारी प्राधिकरण या संस्था आदि का संरक्षण प्राप्त है। तो ये भी स्पष्ट है कि सरकार के संरक्षण का आभास नहीं होना चाहिए उस नाम से। और अंतिम बात आती है कि प्रतिबंधित उपयोग वाले शब्द युक्त नाम नहीं होने चाहिए। कंपनी के नाम में ऐसा या ऐसे कोई शब्द नहीं होने चाहिए जिसके या जिनके उपयोग के से पूर्व केंद्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता हो। केंद्रीय सरकार की अनुमति से ही ऐसे शब्द युक्त नाम का उपयोग किया जा सकता है। तो स्पष्ट है कि नाम के चयन से पहले भी बहुत सावधानी से उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उन प्रावधानों का ध्यान रखना चाहिए ताकि एक सही नाम चयन किया जा सके, उचित नाम इस्तेमाल किया जा सके, उचित नाम रखा जा सके। तो नाम वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। थैंक्स फ्रेंड्स। अगले पीरियड में हम दूसरा जो स्थान वाक्य है उसकी बात करेंगे।